लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था पता है? देखो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, मतलब पार्ट ए की जो वीडियो थी या जो भी हम लोग पार्ट ए पढ़ चुके थे उसमें हमने पार्ट ए में पढ़ा था समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कि समष्टि अर्थशास्त्र काम कैसे करता है और क्या क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा था? समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ी थी, उसकी विशेषता पढ़ी थी, और हमने समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पे हम समष्टि अर्थशास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व, यानी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसकी बात कर रहा है? इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। भैया हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिए अभी हम बात करते हैं। इसमें कहता है कि सरकारी आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होती है। क्या होती हैं ये? सरकारी आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ये सरकारी आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होती है। अर्थात कहता है कि सरकारी आर्थिक नीतियों को सफल निर्माण के लिए व्यापक अर्थशास्त्र का विश्लेषण बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। राज्य का उद्देश्य पूरे समाज के लिए अधिकतम कल्याण प्राप्त करना होता है। अर्थात हम जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं उसमें हम बात करते हैं कि हमारी जो भी हमारी क्या है इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम का जो भी हमारा राज्य है, हमारा देश है, उसका मैक्सिमम वेलफेयर हो पाए। क्या हो पाए? मैक्सिमम वेलफेयर, यानी कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो पाए। अगर उसका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण नहीं हो पाएगा तो फिर हमारा आर्थिक जो हमारा अर्थशास्त्र है उसका इस्तेमाल करना बेकार है। बात समझ में आई? या फिर हम अगर बात करें समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, तो समष्टि अर्थशास्त्र में हमें जो भी हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं या जो भी हमारी क्या है, जो भी हमारी काम की क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और किसी भी देश की सरकार के लिए अगर उसे आर्थिक नीतियों का निर्माण करना है तो उसको अपनी समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर उसको स्टडी करना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? तो सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्धारण करने में ज़रूरी होता है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? आर्थिक समूह जैसे कि कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल विनियोग, सीमांत कीमत स्तर या कुल व्यापार की मात्रा, इन सब के बारे में समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि जो भी हमें नीतियाँ बनानी होती हैं वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर बनानी पड़ती हैं। बात समझ में आई? सेकंड पॉइंट क्या कहता है? आर्थिक विकास, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब किसी भी देश का विकास करना है तो उसका आर्थिक विकास ही क्या होता है? ज़रूरी होता है। हमने देखा है कि अगर हम विकास के आधार पर देखें तो 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं काम करती हैं। कौन कौन सी? कौन सी व्यवस्था काम करती है? एक विकसित अर्थव्यवस्था काम करती है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था काम करती है, और एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था काम करती है। तो ये तीनों ही अर्थव्यवस्था का आधार है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हमें किसी देश का आर्थिक विकास के बारे में समझना है तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानना पड़ता है। ठीक है, कहता है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास दायित्व का प्रमुख रूप से क्या है? सरकार पर आ गया है। अर्थात एक देश की सरकार ही ये डिसाइड करती है कि आप कितना काम कर रहे हो, उस देश का कितना विकास हो रहा है। आधुनिक सरकार आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रमुख भूमिका अदा करती है, जैसे पूंजी निर्माण में। पूंजी निर्माण विकास की कुंजी है। क्या है? पूंजी निर्माण विकास की कुंजी। अर्थात अगर किसी देश में पूंजी निर्माण नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी विकास की दर भी क्या होती है? बहुत स्लो रेट में होती है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन कम है, पूंजी निर्माण कम है, तो विकास की दर भी क्या होगी? कम होगी। अगर कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा है तो उसकी पूंजी की निर्माण की दर अगर ज़्यादा है तो विकास की दर भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अर्थात जब तक हम पैसा नहीं कमाएंगे हमारा विकास होगा कैसे? और पैसा कमाना पूंजी निर्माण कहलाता है, आसान भाषा में। समझ में आया? कोई दिक्कत? तीसरा है अर्थव्यवस्था का समूचा अध्ययन। जब भी हम इस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम अर्थव्यवस्था का क्या करते हैं? समूचा अध्ययन करते हैं। अर्थात हम किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी व्यक्तिगत के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत कंजम्पशन, या फिर हम बात करें व्यक्तिगत प्रोडक्शन, व्यक्तिगत सेविंग के बारे में बात नहीं होती है। यहाँ जो भी बात होती है वो किस चीज़ की बात होती है? व्यापक रूप से बात होती है। अर्थात अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में बात होती है, कुल जनसंख्या के बारे में बात होती है, कुल रोजगार के बारे में बात होती है, राष्ट्रीय आय के बारे में बात होगी तो कुल राष्ट्रीय आय के बारे में बात होगी, एक व्यक्ति के आय के बारे में बात नहीं होगी, और उसके अलग अलग स्रोतों के बारे में बात होती है। बात समझ में आई? तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। और अगर हम इसका थर्ड पॉइंट समझें तो ये क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट जो हम इसका समझे वो क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब कहना क्या चाह रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग नहीं है ना। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही काम करते हैं। ठीक है, इनके लिए क्या होता है? अनेक विशिष्ट समस्याओं का निर्धारण करना समस्याओं के आधार पर ही होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें किसी फर्म का उत्पादन, रोजगार की कीमत, संबंधित समस्याओं का निर्धारण कुल उत्पादन या रोजगार, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम देखो, अगर हम इंडिविजुअल स्टडी की बात करते हैं तो इंडिविजुअल स्टडी क्या होती है?
इंडिविजुअल स्टडी का मतलब एक व्यक्ति के बारे में पढ़ना, एक व्यक्ति के बारे में जानना, एक व्यक्ति के बारे में सोचना, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सभी लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम पूरे ग्रुप को लेकर के चलते हैं। और जब हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे राष्ट्रीय उत्पादन, कुल रोजगार, कुल उत्पादन के बारे में देखना पड़ता है, ठीक है। और एक फर्म के श्रमिकों की मजदूरी की दर सामूहिक रूप से हमें देखनी पड़ती है कि कितना मजदूरी की दर है, कितना वो है। तो इन सब के अंदर हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में के अध्ययन में सहायक होता है। और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, एक देश की हम दूसरे देश से तुलना भी कर सकते हैं। अर्थात ये कहता है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो विभिन्न देश, उनके मध्य आर्थिक प्रगति की तुलना की जा सकती है। कहने का अर्थ ये है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा अमीर है। जैसे हम कहते हैं अमेरिका हमसे ज़्यादा कमाता है, चाइना हमसे ज़्यादा कमाता है, चाइना की इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप है, चाइना की इनकम इतनी है। तो ये इनकम्स कंपेयर करना, हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी कंपेयर करते हैं कि आपने कितना कमाया और आपने कितना कमाया, ए पर्सन ने कितना कमाया, बी पर्सन ने कितना कमाया। उसी तरह हम यहाँ पे इस लेवल पे यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे या बड़े लेवल पे भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और ये किसकी मदद से हो पाता है, समष्टि अर्थशास्त्र की मदद से ही हो पाता है। इसकी मदद से हम ये देखते हैं कि दो देशों के अंदर राष्ट्रीय आय किसकी कितनी ज़्यादा है ना, अमेरिका ज़्यादा कमाता है कि चाइना ज़्यादा कमाता है। या फिर हम बचत के बारे में देखते हैं, कौन कितना बचा रहा है, कौन कितना गंवा रहा है। बात समझ में आई। तो ये हमारे क्या थे, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, बोल सकते हो भाई, आप लोग ऐसे चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, बोल सकते हो भी, ऐसा कुछ नहीं है। समझो नॉर्मल क्लास चल रही है, एकदम ऐसे चुप बैठे हो, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत बात कर सकते हो, मतलब रिप्लाई दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही। आप बोलने का मतलब ये नहीं कि तू खाना खैले बड़ा कि ना, ये भी चालू कर दो, ठीक है। नॉर्मल वाली बातचीत आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। किसकी सीमाएं? बाउंडेशन यानी कि लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां हमें फ़ायदा है वहां हमें नुकसान भी होता है ना जी। कहीं पे फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी कुछ ना कुछ होता है। तो हमने अभी तक समष्टि अर्थशास्त्र के फ़ायदे देखे, अब हम समष्टि अर्थशास्त्र के दोष देखेंगे। दोष यानी कि उसके अंदर होने वाले नुकसानों की बात कर रहा है। तो इसके नुकसान में क्या है, सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास पैदा होता है। अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार के जोड़े को कुल आर्थिक व्यवहार के सामने मान लेने से क्या होता है, भ्रांतिपूर्ण अर्थव्यवस्था आती है। अर्थात हम कहते हैं कि इंडिविजुअल और कॉमन दोनों को एक साथ नहीं ले सकते हैं, इसमें हमें क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि जो बात एक व्यक्ति के बारे में सच हो पूरी इकोनॉमी के बारे में सच हो। जैसे अगर हम कह दें कि आप क्या करते हो, एक अकेला आदमी जैसे रौनक है, तो रौनक भाई अगर क्या करता है, इतना कंज्यूम करता है, तो क्या पूरी इकोनॉमी उतना कंज्यूम करेगी? नहीं। रौनक की कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी इतनी है, तो क्या सभी लोगों के कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी इतनी होगी? नहीं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो बात इंडिविजुअल पे लागू होती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सब पे लागू होगी। बात समझ में आई। तो ये प्रणाली पूरे देश भर में लागू होती है, लेकिन कैसे लागू होती है, इंडिविजुअल्स का अलग सिस्टम काम करता है और हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में सभी लोगों का काम अलग करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि एक एक आदमी मिलकर ही देश बनाते हैं, एक एक इंडिविजुअल मिलकर क्या बनाते हैं, समूह या ग्रुप बनाते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब इसी में दो तीन बातों का ध्यान रखते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि व्यक्ति और समाज की बचतें, एक व्यक्ति की बचत कुछ और होती है और समाज की बचत कुछ और होती है। बात समझ में आई। ये कहता है कि एक व्यक्ति की दृष्टि से बचत करना क्या है, एक गुण माना गया है। अगर आप इंडिविजुअल तौर पे सेविंग करते हो तो आपके लिए फ़ायदा है ना भाई, वो उस पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हो कहीं पे भी जा करके जहाँ आपकी ज़रूरत है। लेकिन अगर एक राष्ट्र के बारे में बात करें तो राष्ट्र के सभी व्यक्ति अगर बचत करने लगे तो नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान होगा, सोच के देखो, एक घर में 10 लोग रहते हैं, 10 में से एक आदमी बचत कर रहा है तो वो पैसा बचा रहा है, ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा। लेकिन अगर 10 के 10 करने लगेंगे तो हम ज़रूरत की चीज़ें भी कहाँ से खर्च कर पाएंगे। अगर सब लोग सेव ही करने लगेगा तो खर्च कहाँ होगा, और खर्च नहीं होगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, जो बनाने वाला है उसको पैसे नहीं मिलेंगे, और बनाने वाले को पैसे नहीं मिलेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सामान नहीं बनाएगा। और जब वो सामान नहीं बनाएगा तो सामने वाली अर्थव्यवस्था को बेचोगे क्या, और बेचोगे नहीं तो फिर अगर वो बेचेगा नहीं तो वो तुम खाओगे क्या, तो घूम फिर के प्रभाव तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा। तो बड़े लेवल पे अगर हम बात करते हैं ना, तो बड़े लेवल पे हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि राष्ट्रीय स्तर पे हमें बचाना नहीं है। पहली चीज़ क्या करना है, राष्ट्रीय स्तर पे खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जब सभी लोग मिलकर खर्च करेंगे तो हमारी खर्च करने की वजह से जो प्रोड्यूसर है उसको इनकम होगी, प्रोड्यूसर को इनकम होगी तो वो सैलरी देगा, लेबर को वेजेस देगा, मजदूरी देगा, ठीक है। उसके साथ नया कच्चा माल खरीद के लाएगा, प्रोडक्शन करेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर नहीं किया तो फिर बात खत्म। इसीलिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति के लिए बचत करना क्या है, एक गुण है, लेकिन सभी व्यक्ति अगर राष्ट्र के लिए बचत करना एक अभिशाप है, क्योंकि ऐसा करने से वस्तुओं की मांग में कमी हो जाएगी ना। समझ में आया। और उसकी वजह से उत्पादन और रोजगार दोनों नीचे गिर जाएंगे। क्या दिक्कत हो गई, तुम्हें घर जाना दोनों को हैं?
तो फिर काहे लिए इतना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाए हो दोनों, अकाउंट के क्वेश्चन बनाओ, चलो जा नहीं रहे हैं, क्वेश्चन बनाइए। बात समझ में आई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, बैंक जमा संबंधी खतरा। अच्छा एक बात और समझिए, अगर आप इंडिविजुअल हैं मतलब एक व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति द्वारा बैंक में रुपया निकालना कोई खतरा नहीं है। आपने बैंक में से पैसा निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं आपके जैसे बैंक में 100 लोगों ने खाता जमा कराया, अब 100 के 100 लोग अगर पैसा निकालने तो बैंक कहाँ जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बैंक डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि बैंक के पास मुद्रा का साख का निर्माण करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बात समझ में आई। तो वही बात बोल रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा बैंक से रुपया निकालने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन यदि सभी लोग क्या करते हैं, बैंक से पैसा निकाल लिया जाए तो 100% बैंक फेल हो जाएगा, बैंक वहीं डूब जाएगा, क्योंकि बैंक में पैसा बचेगा ही नहीं। क्योंकि बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, लोगों की जमाएं स्वीकार करना और आपकी जमा को दूसरे आदमी को लोन के रूप में देना और उसके बीच में मुद्रा का निर्माण करना। बात समझ में आई। तो बैंकों के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो वो पैसा देगा किसको, लोन के रूप में। इसीलिए बैंक क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। और इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि सामूहिक अर्थशास्त्र का विरोधाभास है ये, अर्थात है इसका भी लिमिट। हाँ, हमारे आरबीआई ने रेट तय कर रखे हैं कि आप कम से कम इतना पैसा रखना है आपको लिमिट के अंदर, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। और बैंक में ऐसे कि लिमिट इतना, एक दिन में इतना निकल सकता है। हाँ, आपके पास भी लिमिट होती है, इंडिविजुअल्स के पास भी। इसीलिए बैंक भी एक लिमिट करके रखता है कि आप एक दिन में इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, आपके खाते में जितना हो। नहीं तो क्या होगा, लोग सारा पैसा निकाल लेंगे, बैंक बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसी की वजह से तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, कई बार नुकसानदायक हो जाता है और हमारे लिए समष्टि अर्थशास्त्र में इसको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। फिर ये क्या बात बोल रहा है, व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना। भाई व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना का मतलब क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण समाज पर ध्यान दिया जाता है, जबकि व्यक्तिगत छोटे छोटे लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता, जो कि गलत बात है। क्योंकि छोटे छोटे लोग मिलकर ही क्या करते हैं, पूरे समाज को या संपूर्ण इकाई को बनाते हैं ना जी। कंप्लीट बनाने के लिए छोटे छोटे लगते हैं ना, जैसे हम कहते हैं बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो एक एक बूंद करके ही तो घड़ा भर रहा है। अगर हम पूरे घड़े की स्टडी करेंगे तो बूंद को भी तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर हम बूंद को इग्नोर कर देते हैं, अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों को इग्नोर करके पूरे टोटल को ही पढ़ना चालू करते हैं। किसके अंदर, समष्टि अर्थशास्त्र में। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब आपके पास क्या आता है, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, अर्थात मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, जो कि बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कई बार 2 नंबर में पूछा गया है, तो वीवीआई क्वेश्चंस में से एक है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। क्या कहता है, चलिए अंतर पर डिस्कस कर लेते हैं। ये कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का और समष्टि अर्थशास्त्र का दोनों का अंतर एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। ये कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि उपभोक्ता हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है। इसमें संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय हो गई, कुल रोजगार हो गया, कुल प्रोडक्शन हो गया, कुल उत्पादन हो गया। बात समझ में आई, पहली चीज़। दूसरा क्या कहता है, यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, अर्थात समष्टि जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें मान के चलते हैं कि लोग क्या है, हमारी इकोनॉमी पूर्ण रोजगार की स्थिति में, मतलब जितने लोगों को रोजगार चाहिए उनको मिल चुका है, ठीक है। और ये क्या कहता है, जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है वो संसाधनों के अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, अर्थात ये कहता है कि संसाधनों को जब तक पूर्णतः रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम क्या करेंगे, इसका स्टडी करते रहेंगे। इसकी केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है, बोलो, मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, कीमत का निर्धारण करना। भाई कीमतें कैसे तय होंगी, हमने पढ़ा था केंद्रीय समस्याओं के बारे में, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, बना था ना, पढ़ा था ना, वही बात बता रहा है। और इसमें बोलता है कि इसकी प्रमुख समस्या क्या है, उत्पादन और रोजगार निर्धारण है। जाइए, जाओ, जाने के लिए इतनी बेचैनी है तुम लोगों को, जा रहे हैं, जाओ भागो जाओ। कल क्वेश्चन चेक करेंगे और नया चैप्टर चालू करेंगे अकाउंट्स का, रोज रोज का ड्रामा लगा रखा तुम लोगों ने, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र पर जो तथ्य ठीक होते हैं आवश्यक नहीं कि पूरे समाज के लिए भी ठीक हो। अभी हमने पढ़ा एक आदमी के लिए बैंक से पैसा निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन पूरा अगर सभी लोग निकाल लेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। बात समझ में आई, वही बात बोल रहा है। और कहता है इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में समूह का व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होता है, मतलब यहाँ पे जो बिहेवियर देखते हैं हम लोग वो पूरी अर्थव्यवस्था पे लागू करते हैं। जाइए जाइए जाइए, समझ में आया। यहाँ तक समझ में आया। तुम लोग बीच बीच में जवाब दे सकते हो कि लगे भाई सामने वाला पढ़ा रहा है, ठीक है। अब एकदम वो मत करना कि शांति रखना, ठीक है। हाँ, बीच बीच में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या बोलता है,
इसके अंदर पांचवा पॉइंट जो बोलता है डिफरेंस का, वो कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसमें किसी एक वस्तु या सेवा के निर्दिष्ट बाजार कीमत का निर्धारण सभी बातों के सामान्य रहने की मान्यता पे किया जाता है। हमने पढ़ा था, मांग का नियम भी पढ़ा था, पूर्ति का नियम भी पढ़ा था। मांग का नियम भी कहता है अन्य बातों के समान रहने पर, पूर्ति का नियम भी कहता है अन्य बातों के समान रहने पर। अर्थात हम ये मान के चलते हैं कि बाकी चीज़ें कॉमन है, बस यहाँ पे कीमत की बात हो रही है। बात समझ में आई? लेकिन जो क्या नाम है, जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें सिर्फ कीमत नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कहता है सामूहिक कीमतों का, उत्पादन के स्तरों का, उन समूह वाले परिवर्तनों को किया जाता है, अध्ययन किया जाता है जो इस विधि के अंतर्गत सामान्य संतुलन विश्लेषण में आते हैं। अर्थात जहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है, हम लोग वहाँ पे इसका स्टडी करते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये कहता है कि इसका उद्देश्य 6 पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 6 कह रहा है इसका उद्देश्य संसाधनों के कुशल बंटवारे से संबंधित समस्याओं के लिए है। अर्थात इसका उद्देश्य क्या है, संसाधनों का कुशल बंटवारा। जब तक हम संसाधनों का कुशलतम बंटवारा नहीं करते तब तक हम लोग क्या करते हैं, संसाधनों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ना करें, तब तक ये स्टडी कहाँ की जाती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर की जाती है। और हम लोग इसी की चीज़ के बारे में तो पढ़ते हैं, है ना। किसके बारे में, मार्जिनल कॉस्ट, आपका मार्जिनल प्रोडक्शन। ये क्या है, आपको बताता है कि एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करने से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है। अर्थात हम संसाधनों के कुशलतम उपयोग के सिद्धांत पर बात करते हैं, है ना। यूटिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था, उपयोगिता के बारे में पढ़ा था, ऑप्टिमम यूजेस के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। तो ये क्या करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र आपके संसाधनों के कुशलतम उपयोग के ऊपर आधारित है। ठीक है। ये क्या कहता है, समष्टि अर्थशास्त्र, इसका उद्देश्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार तथा उनसे संबंधित सिद्धांतों पर आधारित है। बात समझ में आई? ये कहता है कि संसाधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में है या नहीं, उसके बारे में हमें समझना है। ये क्या कहता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह विश्लेषण अपेक्षाकृत आसान है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में विश्लेषण करना, एनालाइज करना क्या है, ज़्यादा आसान है, समष्टि अर्थशास्त्र में थोड़ा मुश्किल है। बात समझ में आई? और क्या कहता है, इसका मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है। हमने देखा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने लगभग जितने चैप्टर देखे सब में मांग पूर्ति आ रहा था, हाँ या ना। इसका मतलब इसका मुख्य उपकरण क्या है, मांग और पूर्ति। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, तो समष्टि अर्थशास्त्र में जो इसका मुख्य उपकरण है वो समग्र मांग और समग्र पूर्ति है। यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे डिपेंड करता है। एक सेकेंड रुकिए, ठीक है जी, समझ में आया, आया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात कर रहे हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में पारस्परिक निर्भरता। अब देखो सीधी सी बात है, जब तक इंडिविजुअल नहीं रहेंगे तब तक ग्रुप नहीं बनेगा, हाँ या ना। इसका मतलब समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो उसी के बारे में बताते हुए कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का एक दूसरे के ऊपर निर्भरता क्या है। तो इसमें कहता है कि सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र विश्लेषण की दो अलग अलग पद्धतियाँ। ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं सूक्ष्म और व्यष्टि की, तो हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर जब एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, तो उसकी दो अलग अलग पद्धतियाँ हैं। लेकिन ये दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे की क्या है, पूरक है। मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। जिसमें सैमुअल्सन नाम के एक वैज्ञानिक थे, मतलब सैमुअल्सन नाम के एक व्यक्ति रहे, उनकी विचारधारा के अनुसार वो क्या कहते हैं, वास्तव में सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा व्यापक अर्थशास्त्र के बीच कोई विरोध नहीं है। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। यद्यपि इनमें से एक को समझते हैं तो दूसरे के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं, तो आप अर्धशिक्षित हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आप एक के बारे में पढ़ लिया, जैसे आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ लिया और समष्टि के बारे में नहीं पढ़ा, तो आप हाफ एजुकेटेड हैं। इसका मतलब क्या है कि हमको अगर इकोनॉमिक्स को समझना है तो हमें समष्टि और व्यष्टि दोनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? दूसरा क्या कहता है, इसमें कई सारे पॉइंट को बताता है। दोनों प्रणालियों में परस्पर निर्भरता के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जिसमें पहला एग्जाम्पल ये कहता है कि सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण की समष्टि आर्थिक विश्लेषण पर निर्भरता। अर्थात ये कहता है कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण क्या है, के लिए सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण का क्या है, परम आवश्यक है। मतलब अगर मुझे कंप्लीट को पढ़ना है तो पहले मुझे छोटी छोटी इकाइयों को पढ़ना पड़ेगा, हाँ या ना। अगर मैं पूरी कंप्लीट स्टडी को जानना चाहता हूँ तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी इकाइयों को पढ़ना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली राष्ट्रीय आय नहीं जान सकता। जब तक मैं एक आदमी की इनकम के बारे में ना जानूँ तब तक मैं पूरे देश की इनकम के बारे में कैसे जानूंगा। जब तक मैं एक आदमी की बचत के बारे में ना जानूँ तब तक मैं पूरे देश की बचत के बारे में कैसे जानूंगा। जब तक मैं पूरे एक आदमी के निवेश के बारे में ना जानूँ तब तक मैं पूरे देश के निवेश के बारे में कैसे जानूंगा। बात समझ में आई? तो अगर हमें इसको पढ़ना है तो हमें पहले कंप्लीट को, यानी कि कंप्लीट को पढ़ने के लिए पहले
छोटे को पढ़ना ही पड़ेगा, यानी कि छोटी अर्थशास्त्र को पढ़ना ही पड़ता है। बात समझ में आई? दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अर्थात ये कहता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बहुत सारी समस्याओं का अध्ययन केवल क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण पर ही किया जा सकता है। ठीक है, और बताता है, जैसे इसमें बता रहा है क्या क्या, जैसे लाभ की दर का निर्धारण, ठीक है, सूक्ष्म विश्लेषण के अनुसार जोखिम उठाने की मात्रा के अनुसार होता है। अब भाई प्रॉफिट कैसे निकाला जाए? प्रॉफिट को सीधी सी बात है, प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है, जोखिम का प्रतिफल। हम लोगों ने पढ़ा है लाभ क्या है, जोखिम का प्रतिफल। तो ये कहता है कि भैया लाभ कमाने की दर कैसे पता करी जाएगी, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बीइंग, मतलब अगर आप जोखिम उठाने की मात्रा, जितना ज़्यादा जोखिम उठाओगे उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। किंतु लाभ की मात्रा निर्धारित करने वाले तत्व उसमें परिवर्तन होने के कारण क्या हो जाती है, व्याख्या समष्टि और विशेष समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर की जाती है। लेकिन जोखिम उठाने के तत्व या लाभ की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व सारे कहाँ आते हैं, हमारे समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाते हैं। फिर ये कहता है कि सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण ब्याज की दर का निर्धारण आंशिक साम्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अर्थात जो हम इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, उत्पादक संतुलन, उपभोक्ता संतुलन, कीमत संतुलन, कहाँ पढ़ा हमने, समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा था? नहीं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा था ना। लेकिन अगर ब्याज की दर की बात करें तो वो हम कहाँ पढ़ रहे थे, समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी मांग पूर्ति द्वारा किया जाता है, ये बात हमें पता है। ठीक है, और अन्य वस्तु की कीमत भी मांग पूर्ति पर ही डिपेंड करती है, जिसके लिए हमें समष्टि अर्थ का आर्थिक विश्लेषण समझना बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आई? तो ये कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, पूरी तरीके से आधारित हैं। कोई दिक्कत? अब जो हमारा मेन टॉपिक बनता है इस चैप्टर का वो है 15.7। क्या कहता है 15.7 में, समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ आधारभूत धारणाएं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कहता है, समष्टि अर्थशास्त्र में दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या, एक तरफ हमारा प्रोड्यूसर होता है और एक तरफ हमारा कंज्यूमर होता है। भाई अगर मैं सामान कंज्यूम कर रहा हूँ तो कोई बना रहा है तभी कंज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो कोई मेरे लिए सामान बना रहा है, और अगर कोई सामान बना रहा है मतलब कंजम्पशन हो रही है तभी तो सामान बन रहा है। अगर आप कंज्यूम करने वाला ना हो तो आप प्रोडक्शन कितना कर लोगे, नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई? तो वही बात बोल रहा है कि भैया अगर कंजम्पशन है तो प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन है तो कंजम्पशन है। इसका सीधा और साधारण मतलब क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र में दो चीज़ों के ऊपर बात होती है, एक कंजम्पशन की और एक प्रोडक्शन की। ठीक है, अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन दो चीज़ों की होती है, एक टिकाऊ वस्तुएं, यानी कि वे वस्तुएं जो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ चलती हैं, जैसे मशीन हो गया, जैसे मकान हो गया, जैसे भवन हो गया, ये लंबे समय तक चलने वाली टिकाऊ वस्तुएं हैं। ठीक है, मशीन है, मकान है, भवन है, कपड़े हैं, ये लंबे समय तक चलते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इनको हम टिकाऊ वस्तुओं के अंदर ले लेते हैं। और एक होती है गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ का मतलब वे वस्तुएं जो टिकाऊ है ही नहीं, जो ड्यूरेबल नहीं है, जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, गैर टिकाऊ। फिर प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर में दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक इंटरमीडिएट गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं उपभोग वस्तुओं की। उपभोग वस्तुओं का मतलब वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी जाती हैं। इसका सीधा और साधारण मतलब क्या है, उपभोग का मतलब क्या, उपभोग वस्तुओं का मतलब क्या है, वे वस्तुएं हैं कंज्यूम करना, तो वे वस्तुएं जो उपभोक्ता अपने निजी प्रयोग यानी कि अंतिम के लिए खरीदता है, अर्थात उसको खरीद कर दोबारा बेचना नहीं है, उसको ख़त्म कर देना अपने पास रख कर। बात समझ में आई? जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, एक जैसे मान लेते हैं पीयूष की एक दुकान है। ठीक है, पीयूष की एक पेन स्टेशनरी की दुकान है। पीयूष ने स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी से रजिस्टर खरीद के लाया 5 रजिस्टर। क्या वो कंज्यूम करने के लिए लाया है? नहीं, वो तो बेचने के लिए लाया है, क्योंकि उसकी दुकान किसकी है, स्टेशनरी की है। वो उसको यूज़ नहीं करेगा, वो उसको सस्ते दामों में खरीदेगा और महंगे दामों में बेच देगा। लेकिन वहीं अगर सुजीत जाएगा खरीदने, तो तुम्हारे लिए अगर माना जाए कि तुम अगर कोई रजिस्टर खरीद के लाए तो उसका निजी प्रयोग करोगे ना, क्या उसको बेचने के लिए खरीदा है तुमने? नहीं। तो उसी को बोलते हैं वे वस्तुएं जिनको कोई उपभोक्ता अपने निजी प्रयोग के लिए खरीदता है, अर्थात उनको दोबारा बेचने के लिए नहीं, अपने प्रयोग के लिए खरीदता है और उसका अंत खत्म हो जाता है, फिर वो वस्तुएं वापस प्रयोग बेचने के लिए नहीं यूज़ होती हैं। उन वस्तु जैसे में कपड़े हो गए, बहुत सारी चीज़, ज़रूरी नहीं है कपड़ा अगर बेचने वाला रिटेलर खरीद रहा है तो वो यूज़ पर डिपेंड करता है। अगर आप बेचने के लिए ला रहे हो, वही कपड़ा आप कहीं से, आप कपड़ा खरीद के लाए हो ना जी, अगर आप कपड़ा खरीद के लाए हो तो किसी ने बेचा तभी तो खरीदा है, सीधी सी बात है। तो उसके लिए तो वो कंज्यूमेबल गुड्स नहीं है ना जी।
आपके लिए कंज्यूमेबल गुड्स है, विच मीन्स आपका इस्तेमाल बताता है कि वो वस्तु उपभोग की वस्तु है या उत्पादक की वस्तु है। बात समझ में आई? डिपेंड करता है आप कैसे इस्तेमाल करने वाले हो। अगर उस वस्तु को अंतिम प्रयोग के लिए खरीद रहे हो, अब उसको नहीं बेचना है, तो वो कंज्यूमेबल गुड्स है। बात समझ में आई? यहीं पे टॉपिक खत्म होता है। कंज्यूमेबल गुड्स दो तरीके की होती हैं, टिकाऊ और गैर टिकाऊ। टिकाऊ का मतलब वे वस्तुएं जो लंबे समय तक चलने वाली हैं। देखो क्या कहता है, अधिक लंबे समय तक स्थिर बनी रहने वाली वस्तुओं को टिकाऊ वस्तु कहा जाता है। इन वस्तुओं की आयु लंबी होती है, अर्थात उपभोक्ता इसको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकता है, हाँ या ना। जैसे किताबें, हम किताबें अगर फटे ना फाड़े ना उसको, तो लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मशीन, जैसे गाड़ी, जैसे भवन, जैसे फर्नीचर, इन सबको हम क्या करते हैं, अपने निजी प्रयोग के लिए खरीदते हैं और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, हमारे लिए टिकाऊ वस्तुएं हैं। एग्जाम्पल बोल रहा है, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, स्कूटर है, कार है, ये सब चीज़ें क्या है हमारे लिए, टिकाऊ वस्तुओं के अंदर आती हैं। उसके बाद क्या बोलता है, गैर टिकाऊ वस्तुएं। भाई गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं, तो गैर टिकाऊ वस्तुओं का मतलब नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इसका मतलब क्या है, गैर टिकाऊ वस्तुओं का जीवन छोटा होता है। क्या होता है, छोटा, अर्थात उपभोक्ता खरीदता तो है उसको अपने निजी प्रयोग के लिए, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक उसके साथ नहीं रहती। 1 महीने 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 3 महीने, उसके बाद वो वस्तुएं खत्म हो जाती हैं। उदाहरण के लिए क्या बोलता है, पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, स्टेशनरी का सामान एक बार खरीदो, बार बार खरीदना पड़ता है, पेंसिल खत्म हो जाती है, पेन खत्म हो जाते हैं। समझ में आया? साबुन, तेल हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, बार बार खरीदनी पड़ती हैं, है कि नहीं। साबुन हो गया, कोलगेट हो गया, इसके अलावा आपका सब्जी वगैरह हो गए, फल हो गए, ये सब क्या है हमारे लिए गैर टिकाऊ वस्तुएं, जिनको बार बार खरीदना पड़ता है, खत्म हो जाती हैं। यूज़ करो खत्म हो जाएंगी, जल्दी खत्म हो जाती हैं। बात समझ में आई? उसके बाद आता है आपका प्रोड्यूसर गुड्स। अच्छा, प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, तो प्रोड्यूसर गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जो एक फर्म द्वारा उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर की वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। भैया प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब वो वस्तु जो किसी कंज्यूमर की गुड को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाए। एग्जाम्पल के लिए मुझे क्या करना है, मान लो ये मुझे नोटबुक बनानी है, तो इस बुक को बनाने के लिए, क्योंकि बुक के कंज्यूमर की गुड है, कौन खरीदता है किताबें, बेसिकली कंज्यूमर खरीदने जाता है। लेकिन जब एक कंज्यूमर किसी किताब को खरीदता है, तो उसको खरीदने के टाइम पे क्या होता है, वो उसको बनाने के लिए, उस किताब को बनाने के लिए जो आवश्यक चीज़ें लगी हैं, वो सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगी हमारे लिए, प्रोड्यूसर गुड्स कहलाती हैं। किसके नाम से जानी जाती हैं, उत्पादक वस्तुओं के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, उत्पादक वस्तुओं का सीधा और साधारण मतलब है किसी चीज़ को बनाने के लिए जो वस्तु इस्तेमाल होती है वो क्या है, उत्पादक वस्तु। जैसे कच्चा माल क्या है, उत्पादक वस्तु है। तो कच्चा माल दो तरीके का होता है, कच्चा माल नहीं, उत्पादक वस्तुएं दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है मध्यवर्ती वस्तु और एक होती है हमारी पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में समझ लेते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तु का मतलब अर्धनिर्मित वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। ठीक है, इसका सीधा और साधारण मतलब क्या है, ऐसी वस्तु जो पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती वस्तु के नाम से जाना जाता है। एक फर्म का ऐसा उत्पाद जिसका अंतिम उपभोग न होकर किसी दूसरी प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल हो, वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। अर्थात क्या है, मैंने कुछ बनाया और उसका इस्तेमाल किसी और रूप में, कच्चे माल के रूप में होने लगा, तो वो क्या है मेरे लिए, मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। एग्जाम्पल समझो, हमने गेहूँ खरीदा, गेहूँ को पीस कर आटा बनाया, अगर आटा मैं कंज्यूम कर ले रहा हूँ, खा ले रहा हूँ, तो कंज्यूमेबल वस्तु है। लेकिन आटे का इस्तेमाल करके मैदा, ब्रेड और इन सब चीज़ों को बनाकर मैं बाजार में बेच रहा हूँ, तो आटा मेरे लिए कच्चा माल हुआ ना जी, कच्चा माल। इसका मतलब आटा वहाँ मेरे लिए मध्यवर्ती वस्तु बन जाएगा। बात समझ में आई? इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लकड़ी। जंगल से हमने लकड़ी काटी, लकड़ी काट के अपना घर बना लिया, क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स, काम खत्म। लेकिन वही लकड़ी बाजार में फट्टों के रूप में, फर्नीचर के रूप में बिक रही है। फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी बेची जा रही है और फर्नीचर कंज्यूमेबल गुड है। समझ में आया? जैसे पलंग बनाने के लिए आप बाजार से लकड़ी खरीदते हो, तो वो लकड़ी आपके लिए मध्यवर्ती वस्तु कहलाए, क्योंकि पलंग बनाने के लिए कच्चा माल वही था। बात समझ में आई? तो वही चीज़ बता रहा है कि वे वस्तु जो मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, वो वस्तु होती है जिसका अंतिम प्रयोग न होकर किसी और वस्तु को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, उसको क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है। ठीक है, आप समझते हैं पूंजीगत वस्तु क्या है। तो पूंजीगत वस्तु या पूंजी कैपिटल गुड्स का मतलब पूंजी की उत्पत्ति के साधनों में से एक होती है। यह पूंजी प्राकृतिक उपहारों अथवा संपत्ति के उन स्वरूपों को सम्मिलित करती है जिसमें आय उत्पन्न होती है। पूंजीगत वस्तु क्या करती है, पूंजीगत वस्तु के उस स्टॉक को सूचित करती है जो जिसका प्रयोग उत्पादन में किया जाता है और जो स्वयं जिसका क्या है, स्वयं उत्पादित किया जाता है। अर्थात वे वस्तुएं जो मेरी पूंजी के निर्माण में सहायक हैं, उत्पादन के निर्माण में सहायक हैं, उत्पादन करने में सहायक हैं, जिन वस्तुओं का उत्पादन स्वयं हो जाता है, उन वस्तुओं को हम पूंजीगत वस्तु कहते हैं।
अर्थात फिर से समझिए, पूंजी उन उत्पादक वस्तुओं को सूचित करती है जिनका प्रयोग उपभोग के लिए नहीं बल्कि अगली उत्पादन प्रक्रिया में पुनर्विनियोजन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए सिलाई मशीन। सिलाई मशीन क्या है हमारे लिए? सिलाई मशीन किसी कंपनी ने बनाई, उस सिलाई मशीन को कंपनी ने बनाया, कंपनी के पास से मैं खरीद के लाया और मैंने अपनी कंपनी डाली, कपड़ा बना रहा हूँ, कपड़े लत्ते सिल रहा हूँ। तो मेरे लिए सिलाई मशीन क्या है? पूंजीगत वस्तु है या नहीं? क्योंकि उस वस्तु का इस्तेमाल करके मैं पूंजी का निर्माण कर रहा हूँ। जैसे ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल सेवा देने के लिए घर में, अगर आप अपने निजी प्रयोग के लिए कर रहे हो तो अलग बात है। ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी ने ट्रैक्टर बनाया, उसके लिए वो क्या है? अंतिम वस्तु है, उसने बनाकर बेच दिया, किसी और आदमी ने उसको खरीदा और उससे पैसा कमा रहा है, पूंजी बना रहा है, तो वो क्या है हमारे लिए? पूंजीगत वस्तु है। इसके अलावा आप क्या समझ लो, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, ये सब क्या है? पूंजीगत वस्तु में। फ्रिज, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है। अच्छा वैसे कूलर का इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल होता है, डीप फ्रीजर का इस्तेमाल होता है। कूलर हमारे लिए पूंजीगत वस्तु नहीं है, ठीक है। हाँ, पूंजीगत वस्तु में हमारे लिए क्या आ सकता है? अगर हम ध्यान से समझे तो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी ने कंप्यूटर बनाया, उस कंप्यूटर का इस्तेमाल करके मैं डाटा एंट्री और बाकी चीज़ें करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, पूंजीगत वस्तु है। बात समझ में आई? तो पूंजीगत वस्तु का मतलब वे वस्तुएं जिसका इस्तेमाल पूंजी कमाने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पूंजीगत वस्तु के अंदर ला करके रखते हैं। सामान्यतः पूंजीगत वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा गया है, एक स्थिर पूंजी और दूसरी परिवर्तनशील पूंजी। स्थिर पूंजी का मतलब वे वस्तुएं जो लंबे समय तक हमारे साथ हैं, जैसे बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग पे पैसा खर्च करो, लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी। प्लांट मशीनरी पे पैसा खर्च करो, लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी, ये स्थिर पूंजी को सूचित करती है। जबकि परिवर्तनशील पूंजी में कच्चा माल आ जाता है, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल भी तो पैसे कमाने के लिए किया जाता है। कच्चा माल खरीद के लाते हैं, उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर क्या करते हैं? उसको आगे लेकर के बेचते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ तक समझ में आया सबको? अब हम लोगों का छोटा सा टॉपिक और बच गया है इस चैप्टर के अंदर, जो क्या बचा हुआ है? स्टॉक और डिफरेंस, कुछ डिफरेंसेस बचे हैं और विनियोग बचा है। आने वाली क्लास में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे। सबको समझ में आ गया है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए।